नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कृपाल ब्लॉग्स पर। दोस्तों, आज दो महत्वपूर्ण विषयों पर आपके साथ गुफ्तगू करनी है। पहला विषय है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा छोड़ा गया टैरिफ बॉम्ब, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रखा है। दुनिया के स्टॉक मार्केट्स में हलचल है, कोहराम मचा हुआ है। और दूसरा विषय है भारत के उद्योगपति अडानी के बारे में। इससे पहले कि इन दोनों विषयों पर मैं बात शुरू करूं, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को देखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बॉम्ब से। डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसा कि पहले कहा था, दुनिया के सारे ट्रेडिंग नेशंस से कि अमेरिका पिछले कई वर्षों से लगातार ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का सालाना व्यापार घाटा सह रहा है और तमाम सारे देश अमेरिका के साथ व्यापार में मुनाफा कमा रहे हैं। इसलिए वह शीघ्र 2 अप्रैल को नए टैरिफ्स की घोषणा करेगा, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिबरेशन डे का भी नाम दिया था। और 2 अप्रैल को प्रेसिडेंट ट्रंप ने अक्रॉस द बोर्ड सारी कंट्रीज से जो इंपोर्ट अमेरिका में आता है उस पर 10% का टैरिफ लगा दिया। इसके अलावा जो नेशंस को अमेरिका के साथ ट्रेड में फ़ायदा हो रहा था, यानी कि ट्रेड बैलेंस जिनका था, उन कंट्रीज़ पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स भी लगाए हैं। चूँकि इंडिया को ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ किंग बोला था जब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर थे, उनके सामने ही ये बोला था। तो इंडिया के ऊपर भी 26% रेसिप्रोकल टैरिफ्स ट्रंप ने लगाए हैं, जो 9 अप्रैल से इफ़ेक्टिव हो जाएंगे। इसमें अच्छी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने बायलैटरल जो एग्रीमेंट एक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किया था ट्रेड से रिलेटेड, उसमें 2 पहलू थे। एक कि हम एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ करना चाहते हैं। नंबर 2, हम अपने एग्जिस्टिंग ट्रेड को आने वाले 5 वर्षों में 500 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। इस ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए तैयारियां भी हो गई और 2 राउंड के टॉक्स भी शुरू हो चुके हैं। अब ये देखना है कि इस ट्रेड नेगोशिएशन, जिसको दोनों पक्षों ने अक्टूबर-नवंबर तक कंप्लीट करने का प्लान किया है, ये हो पाता है या नहीं, तो उसमें क्या इंडिया हासिल कर पाएगा क्या नहीं, ये सब हमको अक्टूबर-नवंबर में पता लगेगा। लेकिन फ़िलहाल जो ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए हैं, कई देशों पर तो बहुत हाई रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं। जैसे चाइना पर 54% टैरिफ्स लगे हैं, मैक्सिको में 25% लगे हैं, वियतनाम पर तो 46% टैरिफ्स लगे हैं, ताइवान पर 32% टैरिफ्स लगाए गए हैं और इंडोनेशिया पे 32% टैरिफ्स लगे हैं, श्रीलंका पे 44% लगे हैं,
साउथ कोरिया पे 25% टैरिफ्स लगे हैं। तो इन सब को अगर देखें तो इस लिहाज से इंडिया के ऊपर ज़्यादा टैरिफ्स, जिसको रेसिप्रोकल टैरिफ्स ट्रंप बोलते हैं, वो ज़्यादा नहीं है, 26% है। इस विषय पर तमाम सारे जो हमारे ट्रेड और इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं उनकी अलग अलग विचार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इससे भारत अमेरिका का जो व्यापार है उसमें बुरा असर पड़ेगा, भारत के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो निश्चित रूप से उनमें प्रगति नहीं हो पाएगी, वो कम हो जाएंगे। मगर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि शायद इससे भारत को रिलेटिवली बेहतर फ़ायदा होगा, क्योंकि ऐसी तमाम सारी चीज़ें जो दूसरे देशों से हम compete करते थे, जिनके ऊपर टैक्स रेट हमसे ज़्यादा है, 50%, 55%, 46% वियतनाम पे, तो वो गुड्स उन देशों की अमेरिकन मार्केट में महंगी हो जाएंगी, जबकि हिंदुस्तान पे उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि उसका हमें फ़ायदा भी मिले। हमारा जो मेजर एक्सपोर्ट में से एक महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट जो अमेरिका को है वो है फार्मास्यूटिकल्स, और फार्मास्यूटिकल्स को ट्रंप ने इस रेसिप्रोकल टैरिफ से अलग रखा है, तो उसमें तो हमें कोई नुकसान होता नज़र नहीं आता है। लेकिन अभी ये अर्ली होगा कहना कि हिंदुस्तान को उसका क्या नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ किंग क्यों बोला। अगर आप वास्तविकता को जानना चाहते हैं तो वास्तविकता यह है कि हिंदुस्तान यानी कि हमारा देश जो इंपोर्ट टैरिफ्स लगाता है अक्रॉस द बोर्ड, किन्हीं वस्तुओं पर ज़्यादा होता है, किन्हीं वस्तुओं पर कम होता है, लेकिन जो एवरेज टैरिफ है हमारा इंपोर्ट टैरिफ, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इट्स नियरली 15%, जो किसी भी देश में नहीं। लिहाजा ये जो आपदा हमारे सामने आई है, जो ट्रंप ने ला के रखी है, मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार इस आपदा को अपॉर्चुनिटी में बदलेगी और इसी बहाने हम अपने टैरिफ स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लाने की कोशिश करनी चाहिए हमें। दोस्तों 1991 में जब मनमोहन सिंह जी हमारे वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव जी हमारे प्रधानमंत्री थे, देश इस कगार पे पहुंच चुका था कि हमारे पास 1 महीने का इंपोर्ट पेमेंट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं थे। हमें अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा था और IMF से हमें लोन लेना पड़ा था। और यही वो वक्त था, इतनी बड़ी मुसीबत का जो वक्त था, उस वक्त के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने साहसपूर्ण कार्य किया था। मनमोहन सिंह जी को फ्री हैंड दिया था और रेडिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में हुए थे, जिनका फ़ायदा 2-3 साल के बाद ही हमें नज़र आया और IMF ने हमें $6 बिलियन का लोन सैंक्शन किया था, लेकिन हमने बाकी के 4 बिलियन का IMF का लोन लिया ही नहीं, क्योंकि हमारी खुद की स्टैंडिंग अच्छी हो गई थी। ऐसे ही रिफॉर्म्स की आज भी हमको ज़रूरत है, क्योंकि 1991 के जो रिफॉर्म्स थे वो भी मजबूरी में लिए गए रिफॉर्म्स थे, और आज भी ट्रेड रिफॉर्म्स हमारे लिए एक मजबूरी हैं। और ये बात सच है कि इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम हाई टैरिफ्स लगा के अपने इंडस्ट्री को कब तक प्रोटेक्ट करेंगे। दोस्तों, जहाँ तक एग्रीकल्चर पर इंपोर्ट टैक्स की बात है वो जायज़ है, क्योंकि
हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर, हमारे जो अन्नदाता, हमारे जो किसान लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करना देश की जिम्मेदारी है, नंबर 1। नंबर 2, जो यूरोपियन, अमेरिकन, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये लोग भी अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे अपने फार्मर्स को ह्यूज सब्सिडी देते हैं, जबकि हमको कहते हैं कि आप अपनी सब्सिडीज़ कम कीजिए, और हमारे यहाँ से जो आयात एग्रीकल्चर और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो आप हमारे यहाँ से हम लोग आपको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उस पर आप रोक लगाते हैं, टैरिफ्स लगाते हैं। इसको लेकर के न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ की भी बड़ी शिकायत है। उस एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी जो टैक्स हैं इंपोर्ट पे, उनको हमें अक्रॉस द बोर्ड कम करने की ज़रूरत है। दोस्तों, चाइना इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग नेशन है। उसका जो 2 वे ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स हैं, वो तकरीबन $3 ट्रिलियन से ज़्यादा हैं, जबकि हमारा जीडीपी ही अभी मुश्किल से 3.5 और 4 ट्रिलियन होने वाला है। तो चाइना भी इंपोर्ट्स पर जो टैरिफ लगाता है अक्रॉस द बोर्ड, वो 4.5 से 5% है, और हमारा 15% है। देयरफॉर मेरा ये मानना है कि भारत सरकार को इस आपदा को अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए न सिर्फ अमेरिकन इंपोर्ट्स पे टैरिफ कम करें, बट अक्रॉस द बोर्ड टैरिफ्स को कम करना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो उसके साथ ही साथ जो 2 रिफॉर्म्स हमारी इकोनॉमी को, जिनकी बहुत बहुत आवश्यकता है, वो हैं लैंड और लेबर रिफॉर्म। लैंड और लेबर रिफॉर्म्स की कोशिश तो हुई, लेकिन पॉलिटिकल अपोजिशन और पब्लिक आउटक्राई के चलते ये रिफॉर्म्स हम आज तक नहीं कर पाए, क्योंकि लैंड तो एक स्टेट सब्जेक्ट है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि लैंड रिफॉर्म्स और लेबर रिफॉर्म्स पे निश्चित रूप से कार्य करे, क्योंकि यही समय है जो मोदी जी बोलते हैं कि सही समय है। ये समय है रिफॉर्म्स का दोस्तों, बिकॉज ट्रंप ने पूरी दुनिया की को हिला के डिसबैलेंस करके रख दिया है, एंड ये सही वक्त है। अगर लैंड और लेबर रिफॉर्म्स के साथ हमने टैरिफ्स को भी रिफॉर्म किया, तो विदेशी निवेशक के सामने भारत के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। हमारे पास न सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, मैन्युफैक्चरिंग भी आएगा, और ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो हर्डल्स हमारे यहाँ हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों की इस विषय में क्या राय है, आप मुझे अपनी राय से अवगत कराइएगा ज़रूर कमेंट्स के थ्रू। दूसरा विषय दोस्तों, मैंने बोला था कि वो है मिस्टर अडानी का। आपको याद होगा कि अडानी इशू को लेकर हमारी पार्लियामेंट में भी बहुत हंगामा हुआ था। आपको याद होगा कि एक हिंडनबर्ग कंपनी थी जिसकी रिपोर्ट आई थी, जिसने इंडाइटमेंट किया था अडानी कंपनीज़ को, और वो रिपोर्ट पार्लियामेंट सेशन के शुरू होने के 2 दिन पहले ही रिलीज़ की गई थी, और अडानी के शेयर धड़ाम से नीचे गिरे थे, और हिंडनबर्ग ने उसका फ़ायदा उठाया था, और आज हिंडनबर्ग कंपनी ही बंद होकर चली गई है। हमारे विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी की जो फ़िलॉसफी है, वो उनकी पॉलिटिकल फ़िलॉसफी है या उसमें हकीकत भी कुछ है या नहीं, वो तो मैं नहीं जानता, मगर वो हमेशा एक आरोप लगाते हैं मोदी सरकार पर कि मोदी सरकार ने देश की तमाम सारी आर्थिक संसाधन जो हैं वो अडानी को बेच दिए। पहले वो अंबानी और अडानी कहा करते थे, मगर पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि अब वो अंबानी का नाम नहीं लेते, मगर अडानी को लेकर के वो बहुत
एग्रेसिव रहते हैं। क्या सत्य क्या है, इसको जानने की हम चेष्टा करेंगे दोस्तों। लेकिन ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि आज अगर मैं इस सब्जेक्ट को पूरा कवर करूं तो शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसको जब तक हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में नहीं देखेंगे, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट और इंटरनेशनल सिचुएशंस के हिसाब से नहीं देखेंगे, तब तक हम इस सब्जेक्ट के साथ एक न्याय नहीं कर पाएंगे। मैंने ये निर्णय लिया है कि इस टॉपिक पे, यानी कि अडानी को क्या वाकई में मोदी गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के आर्थिक संसाधनों को बेच दिया है, या अडानी एक अच्छा बिजनेसमैन है, एक अच्छा कॉर्पोरेट हाउस है। सत्य कहीं इन दोनों के बीच में है। तो इस सत्य को जानने के लिए अडानी किस एरियाज में काम करता है, अडानी पोर्ट्स, अडानी की जो और कंपनीज हैं, जो अडानी एनर्जी कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी की, या अडानी जिन एरियाज़ में कोल माइनिंग के, कोल इंपोर्ट में, या जो एयरपोर्ट्स बिज़नेस हैं उन सब में है, वो क्या हमारे देश के हित में है या हमारे देश के हित में नहीं है। ये हम जानने की कोशिश अगले वीडियो में करेंगे पूरे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। जो बातें आपको कोई नहीं बताएगा वो मैं आपके सामने रखूँगा। आप फैसला करें कि क्या गलत है और क्या सही है। बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो अडानी पोर्ट्स हैं, जिसके बारे में अक्सर अपोजिशन वाले बोलते हैं कि मोदी जी जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ अडानी को पोर्ट दिला देते हैं, और मोदी के विजिट के बाद अडानी को पोर्ट बिजनेस उस देश में मिल जाता है। इस बात में कितनी सत्यता है, और अगर है तो क्या ये अडानी को मोदी जी द्वारा दिया गया कोई बेनिफिट है, या इसमें देश का भी कोई हित है? ये सब बातें जानने के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, और मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।